गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा सातवीं में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का 7वां अध्याय, इसका भाग 2। हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ा था औरंगजेब के शासनकाल के समय में क्या स्थिति थी। उस समय विद्रोह बहुत हुए थे, इसलिए इस पाठ का नाम है विरोध एवं विद्रोह। क्योंकि जो अकबर के समय में शासनकाल था उसमें और औरंगजेब के शासनकाल में बहुत अधिक अंतर आ गया था, और इसी के कारण से किसान लोग और व्यापारी लोग, इन लोगों ने बादशाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो उसी के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज हम देखेंगे इसमें ये भाग 2 में पढ़ेंगे हम लोग जोधपुर व मेवाड़ का विद्रोह किस प्रकार से हुआ था, किसके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के बाद औरंगजेब के उसके बेटे की जगह किसी और को वहाँ का राजा नियुक्त करना चाहता था। यहाँ पर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के बाद औरंगजेब उसके बेटे की जगह किसी और को वहाँ पर राजा नियुक्त करना चाहता था। लेकिन इसमें राठौर वंश का जो राठौर वंश के जो राजपूत को यह स्वीकार नहीं था, तब उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। एक कारण ये था जोधपुर में, इसी के कारण से क्या हुआ था, वहाँ पर विद्रोह हुआ था। तब उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें उन्होंने मेवाड़ और उदयपुर के राणा का भी सहयोग मिला था। तब यहाँ तक कि वह औरंगजेब के निर्णयों से नाखुश होकर उसके बेटे ने भी इन राजपूतों का साथ दिया, और उसके बाद जो युद्ध हुआ उसे राजपूत की हार हो गई, और मगर लंबे समय तक का ये लड़ते रहे। तो जोधपुर में जो विद्रोह हुआ था वो उसके कारण से हुआ था कि जोधपुर का जो राजा था जसवंत सिंह, उसकी मृत्यु के बाद वहाँ पर उसका सही तौर से उसके बेटे को वहाँ पर शासन गद्दी पर बैठाया जाए, किंतु औरंगजेब चाहता था कि उसके बेटे के जगह में किसी और को वहाँ पर का शासक बनाया जाए। इसीलिए क्या हुआ था, वहाँ पर विद्रोह हुआ था। शिवाजी व इसमें जो मराठा राज्य, अब देखते हैं शिवाजी और मराठा राज्य के बीच में किस प्रकार से यहाँ पर युद्ध हुआ। मराठा महाराष्ट्र के पश्चिमी पहाड़ी भागों में रहने वाले कुशल योद्धा होते थे, जो बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिण राज्यों में मराठा सरदारों को ऊंचे पद मिले हुए थे। ये जो शिवाजी और मराठा थे, ये जो जोधपुर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रहने वाले, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रहने वाले वीर योद्धा होते थे मराठा लोग। और उसी में थे एक जिनके बारे में अभी बताया गया आपको कि ऐसे ही एक एक सरदार शाहजी भोसले, जिनकी पत्नी का नाम जीजाबाई था और उनके बेटे का नाम था शिवाजी था। शिवाजी एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना चाहते थे। जो शिवाजी थे वे, उनके पिता का नाम था यहाँ पर शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इसको अच्छे से याद रखेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे कि शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी और माता का नाम था जीजाबाई। ये एक स्वतंत्र और राज्य बनाना चाहते थे, किंतु यहाँ पर देखेंगे शुरू में शिवाजी छोटे छोटे मराठा जमींदारों को हराकर उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था और वहाँ पर अधिकार कर लिया था। फिर बीजापुर के सुल्तान से लड़ते रहे और बीजापुर के सेनापति जो अफजल खां को मारकर एक महत्वपूर्ण विजय हासिल की थी शिवाजी ने। फिर इसके बाद शिवाजी का सामना मुगलों के से हुआ था। मुगल सेनापति, यहाँ पर मुगल सेनापति को भी हराकर इसने अपमानित किया था। फिर उसने मुगल साम्राज्य से यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र सूरत पर अपना कब्जा हासिल कर लिया। यहाँ पर लगातार शिवाजी ने सेनापति से, बड़े अधिकारी से युद्ध कर धीरे धीरे वे अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। फिर अंत में देखेंगे जसवंत सिंह, जो जय सिंह थे, शिवाजी के मुगलों की अधीनता स्वीकार करने व आगरा जाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होने पर अपनी राजी किया। वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मुगल बादशाह के सामने गए और बंदी बना लिए गए थे, लेकिन शिवाजी ये अपनी बुद्धिमत्ता से क्या हो गया, वहाँ पर से बाहर निकल गए। और
निकलने में सफल हो गए। शिवाजी लगातार मुगलों से लड़ते रहे और मुगल सेना से लड़ने पर उनका तरीका अनोखा था। यहाँ पर जो मुगल सेना से लगातार युद्ध करते रहे ताकि उनको विजय हासिल हो सके, लेकिन यहाँ पर वो मुगलों की सेना बहुत ही सक्षम थी, इसलिए वो वहाँ पर विजय हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन जो शिवाजी का लड़ने का जो तरीका था वो अनोखा था, जो इतिहास में छापा मार युद्ध के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें देखेंगे अनोखा था। वह मुगलों की सेना पर सीधा युद्ध नहीं करते थे, बल्कि वे पहाड़ियों पर छुप जाते थे और उन पर अचानक से वार करते थे और मार पीट कर या फिर उन्हें मार के उनको नुकसान पहुंचाकर फिर से पहाड़ियों में जाकर छुप जाते थे। इस युद्ध के इस तरीके में बड़ी बड़ी सेनाएं भी क्या हो जाती थी, परास्त हो जाती थी। शिवाजी ने सन 1874 में भी खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और इसे छत्रपति की उपाधि दी गई थी। इसी प्रकार से जो छापामार युद्ध था उसको युद्ध करते करते हुए क्या कर लिए, एक दिन बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और इसी में इनको छत्रपति की उपाधि दी गई थी। शिवाजी ने सुदूर दक्षिण के तमिलनाडु तक अपना राज्य फैला लिया था। सन 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया और मराठा राज्य और औरंगजेब के बीच में संघर्ष जारी हो गया। जब तक का शिवाजी का शासन था तब तक का औरंगजेब से उनका तब संबंध नहीं था, किंतु जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हुई फिर से यहाँ पर औरंगजेब ने फिर से उस पर हावी हो गए। और औरंगजेब की जब धार्मिक नीति शुरू हुई थी वो किस प्रकार की थी। औरंगजेब एक रूढ़िवादी मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था। वो ये चाहता था कि मैं अपने कट्टर तरीके से मुसलमानों को अपनी ओर अपने साम्राज्य में मिला लूँ या अपनी ओर आकर्षित कर लूँ। अकबर ने मुगल साम्राज्य की एक मिला जुला स्वीकार कर दिया था, इसमें मिला जुला स्वरूप दिया था जिसमें सभी धर्मों का आदर होता था। लेकिन औरंगजेब ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया। जिस प्रकार से अकबर के समय में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने सभी को एकजुट में बांध दिया था, किंतु औरंगजेब के समय में ये स्थिति नहीं थी। इसमें लगातार परिवर्तन होते गए और औरंगजेब ये सोचता था कि मैं अपने कट्टरपंथी से क्या कर सकूँगा, लोगों को अपनी ओर खींच सकूँगा या अपने वश में कर लूँगा, किंतु उसकी ये नीति जो है वो काम नहीं आई। और उस समय उसने क्या किया था, जो जजिया कर और तीर्थ कर अकबर के समय में समाप्त कर दिया गया था उसको फिर से किसानों पर, व्यापारियों पर लागू कर दिया और जो मंदिर थे, मठ थे, इनको तुड़वाने का आदेश दे दिया, जिससे लोगों का विद्रोह बहुत अधिक भड़क गया और फिर से मजबूरन होकर औरंगजेब को क्या करना पड़ा, वो फिर से क्या किया था, वो मठ बनाने के लिए, मंदिरों बनाने के लिए दान देना शुरू कर दिया था। उसी के बारे में आपको बताया गया है इसमें। अकबर ने मुगल साम्राज्य को एक मिला जुला स्वरूप दिया था जिससे सभी धर्मों का आदर किया जाता था, किंतु औरंगजेब की इस नीति ने इसे स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले उसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को बंद कर दिया था। जैसे अकबर ने सूर्य की पूजा करते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, रामायण और महाभारत को पढ़ते थे, उसमें अरबी भाषा में उसका अनुवाद भी करवाया था। तो ये सारी चीज़ें क्या कर दिया, उसने बंद करवा दिया। उसने संगीत, चित्रकला, दूसरे धर्मों के त्यौहार को मानना आदि बंद करवा दिया। फिर कुछ सालों बाद उसने कई ऐसे कदम उठाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुँचे। औरंगजेब ने हिंदू पर जजिया कर और तीर्थ कर लागू कर दिया और उसने कई प्रसिद्ध मंदिरों को भी तोड़वा दिया, उस समय जो अकबर के समय में बनाए गए थे। अकबर के समय में किसानों व जमींदारों का विरोध तीव्र हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर औरंगजेब के समय में यहाँ पर किसानों और जमींदारों का जो विरोध था वो बहुत अधिक तीव्र हो गया और मनसबदारों को देने के लिए उन्हें जागीरों की कमी होने लग गई थी, जिसपे उन लोग मुगल साम्राज्य पर संकट से गुजर रहा था। और औरंगजेब चाहता था कि कट्टर नीतियों से को अपनाकर मैं मुसलमानों को वह अपने वश में अपने साथ रख लेगा, किंतु औरंगजेब की इस नीति
से मुगल साम्राज्य को नुकसान ही हुआ, क्योंकि यह साम्राज्य कई धर्म से के सहयोग से मिलकर बना हुआ था। यह शायद इस बात को स्वीकार करते हुए औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों व मठों को दान भी दिया था, और उज्जैन में यह महाकाल मंदिर तथा चित्रकूट में जो राम मंदिर में ऐसे दान के आदेश आज भी देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर जब अकबर ने हिंदू मुस्लिम को एकता स्थापित करने के लिए जैनियों को और हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए, मठ बनाने के लिए दान दिया था, तो यहाँ पर औरंगजेब ने अपने मुगल जो साम्राज्य पर आए हुए संकट को दूर करने के लिए फिर से अकबर की नीति को अपनाया, और मंदिर को बनाने के लिए, मठ को बनाने के लिए उसने दान दिया। और अकबर के समय में जो मंदिर बनाया गया था वो मंदिर था, देखोगे इसमें चित्रकूट में, ये देखोगे उज्जैन में महाकाल मंदिर तथा चित्रकूट में राम मंदिर, ऐसे ही जो औरंगजेब के समय में बनाए गए मंदिर थे। उज्जैन में यहाँ महाकाल मंदिर तथा चित्रकूट में राम मंदिर में ऐसे दान के आदेश आज भी देखे जा सकते हैं। एक बार सूरत शहर के ऐसे ही काजी के विरोध से सारे हिंदू व्यापारी शहर छोड़कर चले गए थे। इससे व्यापार ठप हो गया था, और वहाँ का जो काजी था वो सूरत शहर में वो हिंदू व्यापारियों का विरोध कर दिया, जिसके कारण से वहाँ के सारे व्यापारी सूरत को छोड़कर चले गए थे, जिसके कारण से वहाँ का जो व्यापार था वो पूरी तरह से ठप हो गया। इससे व्यापार ठप हो गया था। तब औरंगजेब ने उन व्यापारियों को पत्र लिखकर फिर से वो आश्वासन दिया और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, इस प्रकार का वो आश्वासन दिया था, और व्यापारियों को फिर से अपने राज्य में लौटा दिया। कट्टर नीतियों के बावजूद भी दरबार में सर्वोच्च पदों पर जय सिंह, जसवंत सिंह नाम के जो 2 बड़े अधिकारी थे वो हिंदू थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू अमीरों की संख्या लगभग लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे हम देखते हैं अकबर राज्य में कुल हिंदुओं की संख्या थी 30, अमीरों की संख्या थी 30, जबकि शाहजहां के काल में 98, और लेकिन औरंगजेब के समय में अमीरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 182। इससे ज़्यादातर राजपूत मराठा थे। जितने भी यहाँ पर जो हिंदू अमीर लोग थे जिनको जागीरें दी जाती थी, वो शाहजहां के काल से अकबर के समय से ये 2 गुना ज़्यादा बढ़कर 183 संख्या हो गई थी, और ज़्यादा करके इसमें मराठा लोग थे। इन सभी बातों से पता चलता है कि औरंगजेब के साम्राज्य के हित में कई उतार चढ़ाव की नीतियां आई थी, क्योंकि वह लगातार अपनी नीतियों में परिवर्तन करता रहा। जब उसे नुकसान होता था तो वो फिर से हिंदुओं का सपोर्ट करके उनको अपने तरफ करता था, और जब उसे फायदा होता था या फिर वो ये सोचता था कि मैं अपने कट्टर नीतियों से उन लोगों को अपना लूँगा, तो उससे उसको नुकसान होता था। सन 1707 में यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में हुई, और उसके बाद उस राज्य या साम्राज्य के लिए उनके पुत्रों के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया था। कई जमींदारों ने भी विद्रोह किया था और अपनी स्वतंत्र राज्य, और कई जमींदारों ने यहाँ पर युद्ध करा या फिर उसका सपोर्ट नहीं किया, या फिर अपने आप को एक स्वतंत्र शासक बना लिया था। जैसे मराठा का अलग अलग राज्य बन गया। जाट जमींदार ने भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, और पंजाब के सिख भी स्वतंत्र हो गए थे। हैदराबाद, बंगाल तथा मराठा प्रांत में सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। ये सभी नाम के लिए स्वयं को मराठा बादशाह के अधीन मानते रहे, और वास्तव में यह स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। इस तरह विशाल साम्राज्य टूटकर बिखर गया था, और ये जो मुगल साम्राज्य जो कई वर्षों तक का भारत पर शासन कर रहा था, वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो गया, टूट कर रह गया, बिखर गया। यहाँ पर जितने भी शासक थे छोटे छोटे, वे अपने आप को स्वतंत्र शासक मानने लगे थे और शासन करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरी, रतनपुर,
उस समय छत्तीसगढ़ में जो रतनपुर एवं रायपुर राज्य में कलचुरी राजा का शासन होता था। कलचुरी शासकों के संबंध से आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले जो कक्षा मतलब इसमें छठवीं में आप लोग पढ़ चुके हो कलचुरी वंश का, क्योंकि पूरे भारत में मुगलों का शासन था, किंतु छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहाँ पर मुगलों का शासन नहीं था। और मुगलों का शासन नहीं था क्योंकि वहाँ पर कलचुरी वंश का शासन था, जो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन लोगों से युद्ध करने की हिम्मत नहीं की या फिर उन लोगों से हार गए, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो बच्चों, आज ये पाठ हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि जो औरंगजेब के समय में विरोध और विद्रोह हुए थे वो सारे वर्णन इस पाठ में दिया गया है। उसमें कौन से शासक ने विद्रोह किया था या किस कारण से व्यापारियों ने या किसानों ने विद्रोह किया था। फिर से औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति को अपनाकर उनको अपने वश में किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में फिर से युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया था। तो इस पाठ को आप लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और इस पाठ का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। सभी लोगों की कॉपी जो जमा तो नहीं हुई थी, लेकिन जितने लोगों की कॉपी जमा हुई थी उसमें सारे लोगों ने 2 या 3 पाठ लिखा है और फिर आगे का पाठ नहीं लिखे हैं। तो आप लोग कहीं से भी वो करके आप पूरा पाठ को लिखेंगे, ताकि आपकी कॉपी जब मंगाई जाए चेक करने के लिए तो पूरा अध्याय का प्रश्न उत्तर उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।